चलिए, yesterday we had started with unit number 2, right? Unit number 2 is all about static UML diagrams. Okay, so class diagram, elaboration diagram, domain model diagram, ये मेनली हमें इस पर्टिकुलर यूनिट में जो है वो पढ़ना है, मतलब ये एम्फेसिस ऑन स्टैटिक यूएमएल डायग्राम्स। सो कल हमने क्लास डायग्राम का देखा था कि सबसे पहली बात तो क्लास डायग्राम जो है ये भी एक टाइप का यूएमएल डायग्राम ही है, बट यूएमएल डायग्राम दो तरह के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। और जो क्लास डायग्राम है वो डायनेमिक की कैटेगरी में नहीं आता है, वो स्टैटिक की कैटेगरी में आता है। और क्लास डायग्राम में होता है मेनली अ क्लास ब्लॉक। उस क्लास ब्लॉक में आपको सबसे पहले क्लास का नेम शो करना रहता है, फिर क्लास के एट्रीब्यूट शो करने रहते हैं, फिर क्लास के ऑपरेशंस जिनको मेथड्स या फंक्शंस भी बोलते हैं वो शो करने रहते हैं। और इफ देयर इज वन और मोर क्लासेस देन वी हैव टू show the relationship between those classes, that how object of one class will communicate with the another class for the variable and functions. पर्पस क्या है ऑब्जेक्ट ये पर्टिकुलर क्लास डायग्राम बनाने का? तो पर्पस ये है कि जितने भी स्टैटिक एलिमेंट्स हैं हमारे सिस्टम, प्लीज म्यूट कर लीजिए, जितने भी स्टैटिक एलिमेंट्स हैं हमारे सिस्टम के, वो हम स्टैटिक एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद इसमें एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में हमको क्या है, डायग्राम बनाना है। जैसे सपोज आपका नेम है, एट्रीब्यूट है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि किस क्लास में कौन से बेसिक एलिमेंट्स जो है वो लाइक बिलोंग करते हैं, राइट? तो आपको यदि ये पता लग जाएगा तो डेवलपर के लिए और अदर टीम मेंबर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगा कि आपके एट्रीब्यूट कौन से क्लास के हैं या कौन सी क्लास के फंक्शन है, आपको ये भी रिकॉग्नाइज करने में इजीली समझ में आ जाएगा। फिर लास्ट जो है कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से या बिजनेस एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके लिए क्लास डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी सिस्टम को फर्दर डेवलप करने के लिए, किसी भी एप्लीकेशन को फर्दर बनाने के लिए, उसको मॉडल करने के लिए जो है क्लास डायग्राम बहुत ही बेसिक डायग्राम होता है। तो क्लास डायग्राम जैसे मैंने बताया, क्लास डायग्राम में क्या होगा, इट इज कंसिस्ट ऑफ अ क्लास ब्लॉक। क्लास ब्लॉक में क्लास सबसे ऊपर आएगी, दैट इज द नेम ऑफ द क्लास। जो मिडिल सेक्शन है उसमें आएगा एट्रीब्यूट ऑफ द क्लास, और एट्रीब्यूट ऑफ द क्लास में आप सारे एट्रीब्यूट लिखोगे, कॉलन लगा के उसके सारे डेटा टाइप्स भी आपको लिखना है। और मेथड्स जो है आपकी, आप जो आपके इंक्लूड करने वाली है आपके क्लासेस में, मतलब जो डिफरेंट फंक्शंस है जिसको आप इंक्लूड करना चाहते हैं, वो भी आपको मेथड में लिखना पड़ेगा। मतलब 3 पार्ट में हमारा क्लास ब्लॉक डिवाइडेड है। The name, specific name of a class, then the attributes can be your variables, it can be, यदि मैं टेबल की बात करूँ तो in the fields, और attribute पता है आपको, attributes are those which have some properties, ठीक। और मेथड क्या होंगे, these are the operational function, मतलब जो भी एक्शन परफॉर्म आप कर रहे हैं, whatever action you are performing, that comes under the category of what, that comes under the category of methods। फिर एग्जाम्पल लिया था हमने जू सिस्टम का। यहाँ पर हमने एक एनिमल जो है उसकी जू सिस्टम की एनिमल एक क्लास है, तो एनिमल क्लास में एनिमल के जो एट्रीब्यूट है वो क्या होंगे, एनिमल का वेट या एनिमल की ब्रीड या एनिमल का जेंडर या एनिमल का डेट ऑफ बर्थ, एनिमल का आईडी, एनिमल की जो भी व्हाटएवर, these are all comes under the category of attributes of animals। Similarly animals के कुछ functions होंगे, वो functions जो होंगे वो animal के उसके फंक्शंस में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है सेट नेम, मतलब यू कीप अ नेम ऑफ एन एनिमल, तो दैट इज अ पर्टिकुलर फंक्शन। और इसके अलावा ऐसे भी बहुत कुछ एनिमल्स होते हैं, दे वर्क, वो कुछ तरह के बिहेवियर्स परफॉर्म करते, तो वो भी आपके क्या हो जाएंगे, आपके फंक्शंस में आ जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आपको कल जो है वो स्टार्ट किया था। और यहाँ पर आपको मैंने इसलिए बैकअप करवाया है क्योंकि कल बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो क्लास में नहीं थे, और आप यदि क्लास में रेगुलर नहीं रहोगे तो आपको चीजें इतनी समझ में नहीं आएगी, एंड देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट? सो प्लीज आप कोशिश करें कि आप क्लास में आए और रेगुलर क्लासेस अटेंड करें, तो आपको थोड़ा बहुत
अच्छे से मतलब ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगी चीजें। ओके, चलिए नाउ आई शेयर द पीपीटी नंबर 2। जो वो भी मैंने कल की क्लास में कवर की थी, लेकिन अभी मैं एक बार रिकैप बता देती हूँ उसको। चलिए, स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, यस मैम। अब उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें है विजिबिलिटी ऑफ अ क्लास डायग्राम। तो ये चीज मैंने कल की क्लास में बताई थी कि जब भी आप एट्रीब्यूट क्लास डायग्राम के अंदर लिखोगे या जब भी आप कोई फंक्शंस क्लास डायग्राम के अंदर लिखोगे, तो उनके कुछ नोटेशंस होते हैं, उनके कुछ विजिबिलिटी सिंबल्स होते हैं जो आपको यूज करना रहेगा। और ये जो विजिबिलिटी सिंबल्स रहते हैं ये ऑपरेशंस में एज वेल एज एट्रीब्यूट्स में दोनों में यूज होते हैं। तो 4 टाइप्स के जो है आइडेंटिफिकेशन होते हैं यूएमएल के फॉर विजिबिलिटी। उसको होते हैं पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और पैकेज। तो जो पब्लिक होता है उसको हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं। आपका जो पैकेज होता है उसको हम टिल्ड साइन से डिनोट करते हैं। फिर आपका जो प्राइवेट होता है उसको हम नेगेटिव साइन से, माइनस साइन से डिनोट करते हैं। और जो आपका प्रोटेक्टेड होता है वो हम हैश से डिनोट करते हैं, राइट। तो आपको ये नोटेशंस पता होने बहुत जरूरी है। और देखो ये मैं आपको नहीं बताऊंगी कि पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, ये मैं आप तो ऑलरेडी पढ़कर आए हो, ठीक है ना। बट ठीक है, फिर भी एक बार आपके लिए मैं रिपीट कर देती हूँ। कल भी मैंने बताया था कि हम जब भी जैसे देखो यहाँ पर करंट सिलेक्शन, टूल काउंट, ये क्या लिखा है, ये एक आपके एट्रीब्यूट्स हैं। तो एट्रीब्यूट के आगे हैश लिखा है। हैश मतलब ये जो एट्रीब्यूट होते हैं दे आर प्रोटेक्टेड इन नेचर, क्योंकि उसके आगे हैश लिखा हुआ है। सिमिलरली कुछ मेथड्स लिखिए, लाइक पिक आइटम। तो पिक आइटम जो मेथड है उसके आगे प्लस लिखा है, मतलब ये पब्लिक मेथड है। इसको आप थ्रू आउट दी होल प्रोग्राम कहीं पर भी यूज कर सकते हो। सिमिलरली एड टूल, इसके आगे भी पॉजिटिव लिखा हुआ है, मतलब ये भी एक तरह का क्या है, आपका पब्लिक मेथड है। फिर जैसे चेक ऑर्फन्स, ये हैश लिखा हुआ है, मतलब प्रोटेक्टेड है। तो प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टेड का मतलब ये होता है कि इसकी जो विजिबिलिटी है प्रोटेक्टेड की, जहां पर डिफाइन किया है वो सेम क्लास में तो विजिबिलिटी रहेगी रहेगी, साथ में उसके जस्ट डिराइव्ड क्लास में उसकी जो है वो रहेगी। ठीक है, तो मैंने कल की क्लास में बताया था कि सपोज ए कोई बेस क्लास है और बी उसकी डिराइव्ड क्लास है, और ए क्लास में आप प्राइवेट कुछ बनाते हो तो वो सिर्फ ए में ही रहेगा, वो बी सी डी उसकी कोई दूसरी क्लासेस में नहीं आएगा। इट बिलोंग्स टू ओनली ए। यदि आप उसको प्रोटेक्टेड बनाते हो तो वो ए में तो रहेगा ही रहेगा, और उसकी जो जस्ट डिराइव क्लास है बी, वहां पर रहेगा, राइट। उसके बाद यदि आप उसको पब्लिक बनाते हो तो वो ए में तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा बी सी डी जितनी भी अदर क्लासेस आप बनाते हो उसकी विजिबिलिटी सब जगह रहेगी। अब विजिबिलिटी का मतलब समझते हो ना, विजिबिलिटी मतलब रेंज, उसको कौन कौन यूज कर सकता है। और एक रहता है पैकेज, ये आपने अभी पहले नहीं सुना होगा, उसको टिल्ड साइन से जो रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे नीचे वाला सेंटेंस पढ़ेंगे, टिल्ड डिनोट्स पैकेज एट्रीब्यूट्स can be accessed within the class and all the classes which are inside the package। क्योंकि जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था यूएमएल का, तब आपको मैंने बताया था कि पैकेज डायग्राम जो होते हैं वो क्लास डायग्राम के शॉर्ट वर्जन होते हैं। जैसे हम कोई क्लास डायग्राम बना रहे हैं विद 10 क्लासेस, पर यदि ऐसा कोई हमें मतलब ऐसी हमारा कोई प्रोजेक्ट है या एप्लीकेशन है जिसमें 100 क्लासेस है, तो 100 क्लासेस का क्लास डायग्राम बनाना बहुत टफ होता है। तो हम क्या करते हैं, 5 6 10 के क्लासेस के बंच बना लेंगे और उसको एक पैकेज में रख देंगे। मतलब 10 पैकेज से हम अपने डायग्राम को बनाकर उसमें 100 क्लासेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक पैकेज में आपने 10 क्लासेस रख रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर टिल्ड साइन, पैकेज का मतलब क्या है कि उस पैकेज आपने भी सपोज कोई पैकेज है जिसमें ए टू सी 3 क्लासेस है, आपने एक क्लास में कोई यदि सपोज आपने बनाया, ठीक है, उसको आपने क्या किया, मतलब आपने कोई मेथड या एट्रीब्यूट बनाई जिसको आपने क्या कर दिया, पैकेज टिल्ड से डिनोट किया। तो इट मींस दैट कि वो ए क्लास में तो यूज हो ही सकती है और ए के अलावा बी और सी में भी यूज
हो सकती है, राइट। फिर उसके बाद आती है आपकी क्लास की मल्टीप्लिसिटी। ये भी आप पढ़कर आए हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट में, जिसको कार्डिनलिटी बोलते हैं। कार्डिनलिटी या मल्टीप्लिसिटी, कुछ भी आप उसको बोल सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि जब दो क्लासेस आपस में रिलेट करती है, तो दो क्लासेस को आपस में रिलेट करने के लिए आपको कुछ उसमें मल्टीप्लिसिटी बतानी पड़ती है कि हाउ इंस्टेंस ऑफ वन क्लास इज रिलेटेड टू द इंस्टेंस ऑफ द अनदर क्लास। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यदि आप सिंगल वन लिखते हो तो इसका मतलब ये है कि एग्जैक्टली वन, नॉट लेस देन वन, नॉट मोर देन वन, एग्जैक्टली वन। फिर आप लिखते हो जीरो डैश डैश वन, मतलब आइदर जीरो और वन। फिर एस्ट्रिक, एस्ट्रिक की जगह आप समटाइम एन भी लिखते हो, तो केवल एन लिखते हो तो उसका मतलब भी मैनी होता है और एस्ट्रिक का मतलब भी मैनी होता है। सिमिलर मैनर में जीरो डैश डैश एस्ट्रिक मतलब जीरो और मैनी, ठीक। और वन डैश डैश एस्ट्रिक मतलब वन और मैनी, मतलब इसमें वन से लेके मैनी तक में कोई भी आ सकता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जैसे पेशेंट और टेस्ट, तो पेशेंट के साइड में लिखा है वन और टेस्ट के साइड में लिखा है एस्ट्रिक। याद रखना ये कॉर्नर्स में लिखना है, इनको कहीं मिडिल में नहीं लिखना है। जहां पर क्लास ब्लॉक है उसके कॉर्नर में जहां पर भी लाइन स्टार्ट हो रही वहां पर आपको ये लिखना है। तो वन पेशेंट के मल्टीपल टेस्ट जो है वो हो सकते हैं, या कोई कंपनी है उसमें वन और वन मोर देन वन जो एम्प्लॉयज जो है वो हो सकते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो दैट इज द मल्टीप्लिसिटी। इसको कार्डिनलिटी भी बोलते हैं, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। इस तरह से आपको चार अलग अलग रेंज मिलेगी। Multiple object can be related to some object. The multiplicity represent how many objects are connected. ठीक है ना? मतलब अभी मैंने आपको बताया ना कि हाउ वन, मतलब दो क्लासेस जो है उसमें हाउ द क्लासेस, हाउ द ऑब्जेक्ट विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर, और इसको आप वन मैनी से शो करेंगे। और साथ में जो भी आप पर्टिकुलर लिंक बना रहे हो उसको आपको स्टीरियोटाइप भी देना है उसका, कि जैसे आप लाइब्रेरी इश्यूज लाइब्रेरी कार्ड, और स्टूडेंट या टीचर टीचेस इन क्लास, या स्टूडेंट लर्न्स इन क्लास, मतलब जो भी पर्टिकुलर उनके बीच की रिलेशनशिप है उसको भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, चलिए। तो इन बिटवीन अभी जो जितना भी मैंने बताया क्लास में उसके इंट्रोडक्शन में, किसी को कोई डाउट है क्या? एक आप पूछ लो, क्योंकि जो मतलब मल्टीप्लिसिटी होती है वो कॉमन रिलेशनशिप होती है। क्योंकि मल्टीप्लिसिटी क्या रहता है ना कि सो मेनी इंस्टांसेस ऑफ वन क्लास इज रिलेटेड टू दी सो मेनी इंस्टांसेस ऑफ दी अनदर क्लास। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यदि कोई कस्टमर है बैंक में तो वो सिंगल कस्टमर है, बट उसके मल्टीपल अकाउंट हैं, तो वन टू मैनी रिलेशनशिप जो है वो अकाउंट और कस्टमर के बीच में होगी। ठीक है ना? तो इस तरह की जो रिलेशनशिप होती है, अब जैसे मुझे मैनी टू वन का एग्जांपल देना है, तो मैनी टू वन का एग्जांपल कैसे दोगे? मैनी टू वन का एग्जांपल ऐसे दोगे कि सो मेनी पॉइंट्स कंबाइंस एंड फॉर्म अ लाइन, मतलब मैनी पॉइंट्स कंबाइंस एंड फॉर्म अ सिंगल लाइन, दैट इज मैनी टू वन। वैसे आप मैनी टू मैनी का भी दे सकते हो। मैनी टू मैनी के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। कैसे, कोई एग्जांपल दे सकता है मैनी टू मैनी का? Anybody? Example for many to many. Example for many to many. कोई भी नहीं? Faculty and students. Yes, कि in a single class so many faculty, मतलब more than 5 faculty teaches more than 5, मतलब more than 60 students, like this. Okay, you can make it like this also. Yes, ठीक है ना? इस तरह से आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। और वन टू वन का एग्जाम्पल कैसे दोगे? वन टू वन का एग्जाम्पल देना हो तो आप बोल सकते हो कि इंडिया हैज वन आधार कार्ड कैपिटल। यस, या आधार कार्ड में वन नंबर। वेरी गुड। मतलब इस तरह से आप उसको भी दे सकते हैं। क्लियर? ये मैंने आपको इसलिए बताया है, वैसे तो ये आप सब पढ़ा हुआ है आपने, लेकिन जस्ट रिकैप करवाया है मैंने आपको। चलिए, तो इसलिए में हम आज की क्लास हमारी शुरू करते हैं। अभी तक तो मैंने आपको कल की क्लास का रिविजन बताया था, आज की क्लास का हम शुरू करेंगे। यहाँ पर हमें ऑब्वियसली क्लास डायग्राम बनाना है, तो हमें अदर रिलेशनशिप को भी समझना पड़ेगा। तो
वन मतलब एसोसिएशन जो है वो सबसे प्राइम रिलेशनशिप होती है। आपने यूज केस में भी देखा होगा कि मैंने एसोसिएशन बहुत ज्यादा यूज किया था कि एक्टर एंड यूज केस इज एसोसिएटेड विद द एसोसिएशन। लेकिन उसके अलावा हमने इंक्लूड देखा, एक्सटेंड देखा, स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन देखा। सिमिलर मैनर में एसोसिएशन के अलावा एग्रीगेशन और कंपोजिशन, ये भी दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की रिलेशनशिप होती है। पहले मैं आपको ओरली एग्जांपल बता देती हूँ, फिर आपको मैं ये स्लाइड के थ्रू बताती हूँ। एग्रीगेशन का मतलब होता है होल पार्ट रिलेशनशिप। सिंगल वर्ड में, केवल सिंगल वर्ड में आपको एग्रीगेशन की डेफिनेशन देना हो तो एग्रीगेशन इज अ होल पार्ट रिलेशनशिप। मतलब जहां पर होल भी रहता है और उसका पार्ट भी रहता है, और उस होल और पार्ट के बीच की रिलेशनशिप को बोलते हैं एग्रीगेशन। अब कैसे? हाउस ये एक होल है और किचन उसका पार्ट है। हाउस एक होल है और किचन उसका पार्ट है। तो आप बोल सकते हो कि जो हाउस है वो आपकी बेस क्लास है और जो किचन है वो उसका चाइल्ड क्लास है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस और नो? जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कार और डीवीडी प्लेयर। कार इज अ होल, मतलब पूरी की पूरी है ये, फुल क्लास। और इस कार का जो डीवीडी है दैट इज द पार्ट ऑफ अ कार, दैट इज द होल पार्ट रिलेशनशिप। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, ma'am. होल पार्ट रिलेशनशिप, राइट। अब यदि ये होल पार्ट रिलेशनशिप है तो व्हाट इज कंपोजिशन? Composition is also a whole part relationship, but there is a difference between aggregation and composition. ठीक है, composition भी क्या है? whole part relationship है, but there is a difference between aggregation and composition. What is that difference? aggregation में part नहीं होगा तो whole काम कर सकता है, किसमें? aggregation में। बट ऐसा बोलते हैं कि कंपोजिशन इज अ स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ एग्रीगेशन। कंपोजिशन इज अ स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ एग्रीगेशन। इट मींस दैट कि यदि कंपोजिशन में पार्ट नहीं है तो होल का भी एग्जिस्टेंस नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे कार है और कार में यदि स्टीयरिंग व्हील नहीं है तो दैट इज ऑफ नो यूज। या कार है, कार में ब्रेक नहीं है तो दैट इज ऑफ नो यूज। या घर है उसमें वॉल्स नहीं है तो दैट इज ऑफ नो यूज। मतलब वेयर होल कैन नॉट सर्व विदाउट इट्स पार्ट, लाइक टीचर्स आर नथिंग विदाउट स्टूडेंट्स। एज अ हम देखें तो टीचर्स आर नथिंग विदाउट स्टूडेंट्स, क्योंकि यदि टीचर टीच ही नहीं कर रहा है और टीच करने के लिए ऑब्वियसली उसको स्टूडेंट की जरूरत है, तो यदि टीचर टीच ही नहीं कर रहा है तो व्हाट इज द सेंस? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दैट कैन नॉट बी अ टीचर। वैसे ही डीवीडी प्लेयर कार में नहीं होगा तो कार चल जाएगी, क्योंकि वो तो एडहॉन होता है, उसको तो हम ऐसा हमारे शौक के लिए लगाते हैं, राइट। कार में टीवी नहीं होगी या रिमोट कंट्रोल नहीं होगा या टच नहीं होगा तो हाँ बिल्कुल चल जाएगा, है ना। तो वैसे ही आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है एग्रीगेशन और कंपोजिशन। पर आप याद रखेंगे कि कंपोजिशन जो होता है इट इज अ स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ एग्रीगेशन। वहां पर पार्ट के बिना होल जो है वो नहीं रह सकता। लाइक अ मदर कैन नॉट लिव विदाउट अ चाइल्ड, राइट। सिमिलर मैनर में मतलब वहां पर जो है कंपोजिशन एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो होती है। नाउ the relationship, a difference between aggregation and composition। फटाफट देखेंगे, वैसे तो मैं सब कुछ बता ही चुकी हूँ। The relationship between child and the parent class is represented in aggregation relationship, wherein a child can exist independently of the parent। ठीक है, independently of the parent। और composition में क्या होगा? The child cannot exist independently of the पेरेंट, है ना। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि
यदि मैं इंजन है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया इंजन, तो इंजन को यदि मैं अलग से कर दूं, अलग कर दूं इंजन को व्हीकल से, तो इंजन अकेला क्या कर पाएगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज द कंपोजिशन। ड्राइवर, तो ड्राइवर को आप व्हीकल से अलग कर दोगे तो ठीक है, ड्राइवर फिर भी खुद का कुछ ना कुछ दूसरा कुछ कर सकता है, राइट। मतलब जहां पर व्हीकल जो है इंजन के बिना चल ही नहीं सकता, पर जो व्हीकल है वो ड्राइवर के बिना चल सकती है। ड्राइवर मतलब कोई दूसरा ड्राइवर तो उसको चला ही लेगा, या आप खुद सेल्फ ड्राइव तो कर ही सकते हो, राइट। तो इन दोनों का डिनोट कैसे करोगे, इनके नोटेशंस क्या होंगे? तो जब आप डायमंड में देखो, इसमें जो एरो हेड नहीं रहता है, एरो हेड तो हमारे जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन में रहते हैं, और नॉर्मल जो एरो रहता है वो हमारे इंक्लूड एक्सटेंड में रहता है, और हमारा जो एसोसिएशन रहता था उसमें कुछ भी नहीं रहता है। पर जो कंपोजिशन और एग्रीगेशन, इसमें डायमंड साइन जो है उससे डिनोट करते हैं। तो जब डायमंड साइन जो सॉलिड रहेगा, मतलब ब्लैकनेस रहेगी जब, तो उसको हम बोलेंगे कंपोजिशन। और जब वो हॉलो रहेगा, मतलब भरा हुआ नहीं रहेगा, तो उसको आप बोलोगे एग्रीगेशन। ठीक, तो एग्रीगेशन जो है वो वीक एसोसिएशन है, और आप बोल सकते हो कि जो कंपोजिशन है वो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। मैंने बोला ना कि कंपोजिशन इज अ स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ एग्रीगेशन। फिर डिलीशन ऑफ ओइन क्लास डज नॉट अफेक्ट सिस्टम, है ना। मतलब डीवीडी प्लेयर हटा भी दिया तो कार को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन यदि कंपोजिशन में हम सिग्निफिकेंट जो हमारी क्लास है उसको डिलीट करते हैं, तो वहां पर ऑब्वियसली सिस्टम में फर्क पड़ेगा। यदि इंजन हटा दिया तो मेरा व्हीकल नहीं चलेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस और नो? यस मैम। ओके। फिर नोटेशन भी बता दिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय होलो एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड डायमंड। चलिए, नाउ यूएमएल क्लास डायग्राम एग्जाम्पल। अब हमारा जो आता है, जो हमें मतलब आपके प्रैक्टिकल पर्पज से, लेबोरेटरी पर्पज से भी जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्लास डायग्राम तो बनाना ही है। तो बहुत सारे वैरायटी के हम क्लास डायग्राम्स देखेंगे, मतलब, और हम पहले तो मतलब धीरे धीरे देखेंगे क्लास डायग्राम को, इसकी डिटेल्स में हम बाद में जाएंगे, क्योंकि हमें तो अच्छे से एक डायग्राम बनाना सीखना है, राइट। तो ये जो है मेनली, देखो यहाँ पर सिस्टम, तो सिस्टम एक क्लास है, और सिस्टम के जो एट्रीब्यूट हैं वो मिडिल में आएंगे, और जो सिस्टम के जो डेटा मेंबर फंक्शन है वो सबसे नीचे आएंगे। अब यहाँ पर सिस्टम के साइड में लिखा है 1, फिर लिखा है सिस्टम कंटेन्स कंट्रोल पैनल, मतलब जो सिस्टम है उसमें कंट्रोल पैनल होता है, और कंट्रोल पैनल 1 ही होता है, इसलिए 1-to-1 रिलेशनशिप हो गई कि एवरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 1 कंट्रोल पैनल। फिर कंट्रोल पैनल 1 ही है। कंट्रोल पैनल पोल्स सेंसर, तो दिस सेंसर कैन बी 1-, मतलब ये जो सेंसर है वो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 1, 2 और एनीथिंग, राइट। तो वो उसकी क्या होगा, मतलब इस तरह से आपको कोई भी क्लास डायग्राम आप बनाते हो तो वहां पर आपको एसोसिएशन बताना पड़ेगा, वहां पर आपको एग्रीगेशन बताना पड़ेगा, वहां पर आपको कंपोजिशन बताना पड़ेगा, वहां पर आपको मल्टीप्लिसिटी बतानी पड़ेगी, और सारे एट्रीब्यूट और फंक्शंस जितने भी हैं क्लास के आपको सबको एग्जांपल देना पड़ेगा। जैसे सेंसर रिकॉग्नाइजेस सेंसर इवेंट, तो सेंसर है जो वो एक एट ए टाइम एक ही सेंसर है, क्योंकि वो अलग अलग काम है उनके, और वो सेंसर इवेंट को क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज करेंगे। वैसे सिस्टम प्रोड्यूसेस ऑडिबल अलार्म्स, तो दिस अलार्म कैन बी डिफरेंट, ये बहुत सारे अलार्म जो है वो हो सकते हैं, पर आपको क्लियर रखना है कि सिस्टम, कंट्रोल पैनल, सेंसर, सेंसर इवेंट और ऑडिबल अलार्म ये क्लासेस है, ये सारी क्लासेस है। और 1 एस्ट्रिक 1 एस्ट्रिक ये सारे मल्टीप्लिसिटी है। और जो सॉलिड लाइन बन रही है दो क्लासेस के बीच में वो एसोसिएशन है, क्योंकि यहाँ पर एरो या डायमंड नहीं है, मतलब और दूसरी कोई रिलेशनशिप नहीं है। और पोल्स, कंटेन्स, प्रोड्यूसेस, रिकॉग्नाइजेस, ये जितनी भी चीजें हैं इट रिप्रेजेंट योर स्टीरियोटाइप,
कि किस टाइप की रिलेशनशिप दोनों क्लासेस के बीच में बिलोंग करती है, किस टाइप की रिलेशनशिप बिलोंग करती है। देखो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हाउस, किचन, बाथ, बेडरूम, ये सारे जो हैं, मतलब एक हाउस में एक ही किचन होगा, यहाँ पर लिखा है वन, ठीक है, मोर देन वन बाथरूम भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन, एंड बेडरूम जो है वो 1 to many हो सकते हैं। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर रूम जो है, रूम इज अ जनरलाइज्ड वर्ड, क्योंकि किचन भी एक रूम होता है, बेडरूम भी एक रूम होता है, और जो बाथरूम है वो भी एक तरह का रूम होता है, राइट। तो यहाँ पर जनरलाइजेशन आपने यूज किया है रूम, और उसके स्पेशल जो क्लासेस है वो है किचन, बाथ और बेडरूम। और हाउ दे आर एसोसिएटेड विद द क्लास, वो क्लास से कैसे एसोसिएटेड हैं, मतलब यहाँ पर किचन भी एक क्लास है, ठीक है, किचन भी एक क्लास है, उसके बाद आपका जो है बाथरूम भी एक क्लास है, और आपकी जो बेडरूम है वो भी एक क्लास है, जो आपकी इसको बिलोंग करते हैं, किसको, हाउस क्लास को। तो हाउस जो है वो आपकी मेन क्लास है, और जो किचन, बाथ और बेडरूम आपकी वो सब क्लासेस है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखो, अमन ने जैसे क्वेश्चन पूछा कि किचन तो कंपोजिट होगा या एग्रीगेशन होगा, डिपेंड कि आप बना क्या रहे हो। यदि मैं ऑफिस बना रही हूँ सपोज, या मैं हाउस बना रही हूँ जिसमें मतलब हॉस्टल टाइप का है वो, तो हॉस्टल में किचन नहीं होते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि वो कहीं, मतलब वो सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, रहने वाला किचन, मतलब सॉरी रहने वाला हॉस्टल, वहां पर मेस फैसिलिटी नहीं है, मेस आपको बाहर से जाकर कहीं पर खाना पड़ेगा। होते हैं ना कुछ हॉस्टल ऐसे भी जहाँ पर मेस की फैसिलिटी होती है, तो वहां पर किचन का कोई यूज नहीं है। तो देखो, किचन कंपोजिशन में रखना है या एग्रीगेशन में रखना है, ये तो आपके यूज के ऊपर है कि आप किस तरह का जो सिस्टम है वो डेवलप करने वाले हो, ठीक है। फिर उसके बाद हाउस में मेल बॉक्स जरूरी नहीं है, कुछ लोग बाहर लेटर बॉक्स लगाते हैं, कुछ लोग बाहर लेटर बॉक्स नहीं लगाते हैं, तो दैट डिपेंड्स, उसके बिना तो हाउस अधूरा नहीं है, ठीक है ना। लगाओगे तो इट इज वेल एंड गुड, यदि नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर मॉर्टगेज, मॉर्टगेज मतलब आपने हाउस को कहीं कुछ वो करके रखा है क्या, तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, हर हाउस ऐसे नहीं होते हैं, आप खुद हाउस को परचेस भी कर लेते हो, उसको जरूरी है आपने लोन वोन किया हो उसका, राइट। तो इस तरह से आप जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट Yes, ma'am. क्लियर टू यू। Yes, ma'am. चलिए Yes, फॉर yes. Yes, ma'am. एग्जाम्पल देखते हैं आज की क्लास के लिए, फिर डाउट सेशन रखेंगे, कोई डाउट हो तो लास्ट 5 मिनट्स में पूछ सकते हो। पर्सन एक क्लास है, नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, यू उस पर्सन के एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पर प्लस माइनस लिखा नहीं है, लेकिन एक अच्छा डायग्राम वो होता है जिसमें आप पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टर और पैकेज एक्सेस स्पेसिफायर को आप डिनोट करें, वो एक अच्छा डायग्राम होता है। तो पर्सन, तो परचेस पार्किंग पास, ये उसका फंक्शन हुआ, किसका, पर्सन का, कि वो चाहे तो पार्किंग के लिए पास को परचेस कर सकता है। 0-1 लीव्स एट एड्रेस, मतलब जो भी पर्सन किसी भी मतलब मल्टी में रहता है, तो उस मल्टी में उसका कोई फ्लैट नंबर होगा, उसका स्ट्रीट नंबर होगा, उसकी सिटी होगी, उसका स्टेट होगा, उसका पोस्टल कोड होगा, ये सारे क्या होंगे, उसके एड्रेस के एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। देन वो एड्रेस करेक्ट है या नहीं है वैलिडेशन करना, ये उसका क्या हो जाएगा, ये उसका फंक्शन हो जाएगा। तो 0-1 लिव्स एट 1, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लिसिटी को भी देखना है। अब पर्सन, पर्सन जो है वो जनरल क्लास है, लेकिन ये जो पर्सन है, यदि सपोज कोई यूनिवर्सिटी की मेंबर की बात करूं, राइट, तो वो भी क्या हो सकते हैं, वो आपके पर्सन जो है वो जनरल क्लास हो सकती है। उसकी जो स्पेशल क्लासेस है वो कौन कौन सी है, स्टूडेंट और प्रोफेसर, क्योंकि स्टूडेंट भी एक पर्सन होता है और प्रोफेसर भी एक पर्सन होता है। अब जैसे स्टूडेंट में मैंने लिखा है स्टूडेंट नंबर और एवरेज मार्क, ये मेरे स्टूडेंट के एट्रीब्यूट हो गए,
तो मैंने यहाँ पर, मैडम आप बोलोगे कि आपने रोल नंबर क्यों नहीं लिखा या स्टूडेंट नंबर, तो सॉरी इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है, पर आपने स्टूडेंट का नाम क्यों नहीं लिखा या स्टूडेंट का एड्रेस क्यों नहीं लिखा या स्टूडेंट के फोन नंबर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पर्सन से इनहेरिट कर ही लेगा ना वो, क्योंकि उसको यूज कर रहा है। सिमिलर मैनर में प्रोफेसर की सैलरी जो है वो अलग होती है, वो स्टूडेंट के साथ नहीं होती है, और उसने हमने उसको पर्सन में नहीं डाला था, पर सैलरी के अलावा नेम, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस तो प्रोफेसर के भी होते हैं। और सिमिलरली प्रोफेसर के कुछ फंक्शंस भी होते हैं, जैसे चेक असाइनमेंट, गिव असाइनमेंट, गिव मार्क्स, देन मेक अ पेपर, है ना, पेपर बनाना। उसके बाद बहुत सारे फंक्शंस जो होते हैं किसी भी प्रोफेसर के हो सकते हैं। ठीक, तो सिमिलर मैनर में स्टूडेंट के भी फंक्शन है कि वो कोर्स रजिस्ट्रेशन उसको करना है, उसको एग्जाम फॉर्म भरना है, उसको असाइनमेंट लिखना है, उसको अपलोड करना है या उसको सबमिट करना है, या उसको कुछ चेक करना है, या मार्क्स रिसीव करना है, मतलब देखो कुछ भी हो सकता है, दैट इज योर, मतलब आप डेली रूटीन में इसका वर्क करते हो तो ये सारी चीजें हो सकती है, राइट। तो दिस इज हाउ you have to make class diagram in 3 sections within a class block, that is name of the class, attribute of the class, and functions of the class। ठीक, किसी को भी कोई डाउट? एनीबडी? anybody having any doubt? No ma'am. No ma'am. ठीक है, और कोई जिसने लेक्चर सुना हो, क्योंकि भैया वही बता सकते हैं डाउट है कि नहीं है, जिन्होंने लेक्चर सुना है। अब जिन्होंने लेक्चर हाँ सुना मैडम। है वो कैसे बताएंगे डाउट के बारे में?